किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सच के साथ में। मैं हूं अंजू सिंह। सच कड़वा हो सकता है, सच चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन अगर सही समय पर सच को जान लिया जाए तो ये बड़ी अनहोनियों से, बड़े मुश्किलों से हमें बचा सकता है। इसीलिए सच के साथ कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे उसी सच की। जिस तरीके से हमारा देश बहुत तेज़ी से डिजिटल होता जा रहा है, इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल अब गांव-गांव में हो रहा है, सोशल मीडिया, इसके साथ ही इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन काफ़ी तेज़ी से हमारे गाँव में प्रचलित हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जितनी तेज़ी से हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उतनी ही तेज़ी से हम अपने आप को इसके लिए तैयार कर रहे हैं? क्या यहाँ पर ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि जिस ऐप को आप डाउनलोड कर रहे हैं, कहीं वो आपके खाते में डाका तो नहीं डाल रही है? इसीलिए आज के कार्यक्रम में इसी सच की हम पड़ताल करेंगे, क्योंकि आज के दौर में, इस डिजिटल युग में, चोर गलियों से नहीं आते हैं, सेंध लगाकर नहीं आते हैं, बल्कि आपकी मोबाइल की स्क्रीन के उस पार बैठे हुए हैं और एक गलत क्लिक आपके खाते को, आपकी जेब को जला सकता है। तो आज के कार्यक्रम में बात होगी इसी सच की। इसी डिजिटल दुनिया में कैसे हमारे किसान भी सतर्क रहें, सजग रहें, और अगर किसी भी ऐप को, किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो कुछ विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखकर आप इस डिजिटल वर्ल्ड में अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर कोई इन ठगों के टारगेट पर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सच के साथ की, और इसी की पड़ताल करेंगे। हमारे साथ खास विशेषज्ञ हैं जो कि आपको इस पूरी दुनिया के बारे में समझाएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आप सजग रहें, सचेत रहें, तेजी से आगे बढ़ें, विकास की धारा को पीछे ना रहें उसमें, और आगे बढ़ते रहें, लेकिन समझदारी के साथ और सजगता के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, और सबसे पहले एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि किस किस तरह के फ्रॉड हो सकते हैं, कैसे हमारे गांव-गांव तक ये फ्रॉड पहुंच रहे हैं और कैसे हमारे किसान सतर्क रह सकते हैं। देखते हैं रिपोर्ट। भारत तेजी से डिजिटल युग की ओर बढ़ रहा है। अब सिर्फ शहरों में ही लोग तकनीक से परिचित नहीं हैं, बल्कि गांव में भी लोग स्मार्टफोन, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का उपयोग बखूबी कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन लेन-देन और सोशल मीडिया ने गांव में भी डिजिटल क्रांति ला दी है। लेकिन इसके साथ ही एक नया खतरा भी बढ़ता जा रहा है, और उसका नाम है साइबर अपराध। जी हाँ, साइबर अपराध शहर और गांव में फर्क नहीं करते। इस तरह के अपराध करने वालों का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना होता है। आजकल गांव में रहने वाले लोग भी डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट, आधार आधारित सेवाएं, व्हाट्सएप और फेसबुक आदि का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इन सब का उपयोग करने वाले ग्रामीणों को इससे जुड़े खतरों की पूरी जानकारी नहीं होती है, और इसी अज्ञानता का फायदा उठाते हैं साइबर ठग। ये साइबर ठग कभी बैंक अधिकारी बनकर फोन करते हैं, तो कभी लॉटरी जीतने की बात कहकर ओटीपी या बैंक विवरण मांगते हैं। कई बार नकली ऐप्स या वेबसाइट्स के जरिए डेटा चोरी कर लिया जाता है। कई लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठते हैं। बता दें कि साइबर अपराध में अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, और ये व्यक्तियों और संगठनों को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन जरूरत ये जानने की है कि आखिर इस तरह के अपराधों और जालसाजी से बचा कैसे जाए, और सरकार इसे लेकर क्या कुछ कर रही है। बता दें कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों यानी LEA के माध्यम से साइबर अपराध सहित सभी अपराधों की रोकथाम, उनका पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। केंद्र सरकार अपने कानून प्रवर्तन एजेंसियों यानी LEA की क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत परामर्श और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की पहल को प्रोत्साहन देती है। केंद्र सरकार ने व्यापक और समन्वित रूप से साइबर अपराधों से निपटने के लिए और व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए
एक संबंध कार्यालय के रूप में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C की स्थापना की है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल यानी NCRP, जिसकी वेबसाइट www.cybercrime.gov.in है, को 14C के हिस्से के रूप में लॉन्च किया है, जिससे लोग महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी तरह के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट कर सकें। इस पोर्टल पर रिपोर्ट की गई साइबर अपराध की घटनाएं, उनका FIR में रूपांतरण और उन पर बाद की कार्रवाई कानून के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की जाती है। 14C के तहत नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली को वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए साल 2021 में लॉन्च किया गया। 18 मार्च 2025 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो 13.36 लाख से अधिक शिकायतों में 4,386 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय राशि बचाई गई है। ऑनलाइन साइबर शिकायत दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 चालू किया गया है। साइबर अपराध पर जागरूकता फैलाने के लिए सरकार ने कई दूसरे कदम भी उठाए हैं, जिनमें SMS के माध्यम से संदेशों का प्रसार, सोशल मीडिया अकाउंट यानी X, पूर्व में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और रेडियो अभियान जैसे माध्यमों का उपयोग शामिल है। लेकिन सरकार की ओर से किए जा रहे इन प्रयासों के साथ साथ हमारा भी दायित्व है कि हम भी सतर्क रहें। डिजिटल इंडिया तभी सफल होगा जब शहरों के साथ साथ ग्रामीण भारत भी साइबर सुरक्षित होगा, और इसके लिए सिर्फ तकनीक का उपयोग सीखना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही और सुरक्षित तरीके से उपयोग करना होगा। तो बिल्कुल गांव-गांव इंटरनेट पहुंच गया है, हमारे किसान स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सही इस्तेमाल करना चाहते हैं और चाहते हैं किसी भी तरह की धोखाधड़ी आपके साथ ना हो, तो आपको अपने कान खोलकर, आँख खोलकर रहना होगा। और हमारे इस पूरे कार्यक्रम को आप देखिए, आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी सच के साथ में। चलिए, हमारे साथ खास पैनल है मेहमानों का, उनसे आपकी मुलाकात करवा दें। पद्मा जायसवाल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आप IAS हैं और सेक्रेटरी रह चुकी है IT में, तो आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि गाँव में किस तरीके से इंटरनेट का ऐप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, गांव के हिसाब से कैसे इसे तैयार किया जाए ताकि गांव और शहर में जो इस्तेमाल का जो गैप है, जो इंटरफेस है, उसमें हम समझ सकें किस तरह के चैलेंजेस आते हैं और किस तरह इसको एड्रेस किया जाए। हमारे साथ विनीत कुमार जी हैं। सर, स्वागत है आपका, DCP साइबर क्राइम दिल्ली पुलिस से। तो कैसे कैसे क्राइम हो रहे हैं, कैसे ठग हमें ठगने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में आप विस्तार से बताएंगे, कुछ हमें प्रैक्टिकली भी बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है। हमारे साथ रक्षित टंडन जी हैं, साइबर एक्सपर्ट, जो कि लोगों को साक्षर करते हैं। स्कूल है, वर्क प्लेस है, गांव है, यहाँ पहुंचकर लोगों को समझाते हैं कि कैसे वो अपने फ़ोन को सुरक्षित रखें, अगर कोई भी गतिविधि इंटरनेट पर करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और हमारे साथ कुणाल गहलोत जी हैं, जो एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, काफ़ी इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट का, लेकिन उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। क्या हुआ है वो भी हमें बताएंगे, उस पूरी धोखाधड़ी को हमारे साथ साझा करेंगे ताकि आपके साथ ऐसा ना हो। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पद्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि डिजिटल इंडिया बहुत तेज़ी से शुरू हुआ और बहुत तेज़ी से प्रचलित भी हुआ, हमने देखा कि कैसे गांव की तस्वीर बदली है, लेकिन क्या इसी के साथ ही इस चीज़ की भी अब ज़रूरत ज़्यादा महसूस की जा रही है कि उतना ही ये सुरक्षित हो, और क्या सुरक्षा के लिहाज से हम उतने मजबूत हो पाए हैं? डिजिटल इंडिया जो है, ये गवर्नमेंट भारत सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत हम लोग ये कोशिश रही है कि जो भी सुविधाएं हैं, नागरिक को जो सुविधाएं को हमें दिनचर्या की जो सुविधाएं मिलती हैं, वो हम और भी अच्छी तरीके से हम उनके डोर स्टेप्स में जाकर वो सुविधाएं उपलब्ध करा पाएँ। तो इसलिए हमने जो डिजिटल स्पेस है उसका हमने सहयोग लिया है, पर इसमें हमने ये पाया है कि जो अर्बन जो डिजिटल लिटरेसी है और जो गाँव की जो लिटरेसी है, उसमें एक गैप है। और जो गांव की लिटरेसी है उसमें लोग इतने ज़्यादा उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है, जिससे कि वो लोग जो हार्डवेयर के जो टेक्निक्स हैं उसको इस्तेमाल कर सकें। तो इसलिए डिजिटल इंडिया का एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है कि उसमें हम उन जो गांव के जो ग्रामीण लोग हैं उनको हम शिक्षित कर सके कि जो ये डिजिटल गैजेट्स हैं, जो स्मार्टफोन्स हैं या सोशल मीडिया के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसको हम उनको यूज़ करने के, उनको उनके लाभ और उनके
कि उनसे क्या क्या उनसे हमें विशेष कर से उसे हमें सतर्क रहना है, ये भी हम उनको उसमें पूरी सतर्कता से हम उनको सूचित कर सकें। तो डिजिटल इंडिया का ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि हम उनको अवेयरनेस दे सकें जो ग्रामीण के लोग हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे कि शुरुआत ये की गई कि लोगों को पहले तो प्रोत्साहित किया जाए कि वो इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें, लेकिन अब साथ ही साथ जो दूसरी चुनौती है या फिर जो दूसरा प्रयास है वो ये है कि उन्हें सतर्क भी किया जाए, उन्हें समझाया भी जाए कि कैसे आपको इन ठगों से बचना है जो कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर छिपे रहते हैं, या फिर और किस किस तरीके से आप ठगे जा सकते हैं, आपको फंसाया जा सकता है। इसके बहुत तरह के तरीके हैं, वो हम समझेंगे। हमारे साथ विनीत कुमार जी हैं। सर, अब मैं आपसे प्रैक्टिकली जानना चाहूँगी कि क्या साइबर क्राइम, जिसे हम अक्सर शहरों से जोड़कर देखते हैं और ये सोचते हैं कि ये बेसिकली शहर की समस्या है, क्या गांव में होने वाले साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग उस तरह से नहीं हो रही, या फिर हम उसे हल्के में ले रहे हैं? नहीं, ये समस्या जो है ये शहर जो भी यूज़ कर रहा है, साइबर वर्ल्ड में इंटरनेट एक्सेस जिसके पास भी है, जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो, वो इसका शिकार हो सकता है। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बट ये हो सकता है कि जो मैग्नीट्यूड है शहर का, जो शहर में है उसके साथ ज़्यादा हो सकता है। गांव में चूंकि उनका ट्रांजैक्शन जो होता है वो छोटा होता है, तो उनके साथ जो फाइनेंशियल फ्रॉड है, वित्तीय जिसको हम कहते हैं फ्रॉड, वो उसका अमाउंट कम हो सकता है। जी जी। तो ये समस्या जो है साइबर वर्ल्ड में जो भी प्रेजेंट है, मोबाइल फ़ोन चला रहा है, इंटरनेट एक्सेस कर रहा है, हर नागरिक के साथ ये समस्या रह सकती है। जी जी बिल्कुल। और डेटा भी चोरी हो रहा है। देखिए, भले आपका पैसा ना चोरी हो रहा है, लेकिन आपकी डिटेल्स चोरी हो रही हैं, वो भी किस किस तरीके से इस्तेमाल होती हैं, गलत इस्तेमाल किया जा सकता है उनका, इसके बारे में हम जानेंगे। रक्षित जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जी। अगर हम गांव के एंगल से बात करें, देखिए शहरों की, जैसे सर ने कहा कि हम जो मैग्नीट्यूड बदल जाता है, लेकिन गांव में किस किस तरह के प्लेटफॉर्म ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं? अगर हम डिजिटली ज़्यादा अवेयर होने की बात करें या फिर ज़्यादा एक्टिव होने की बात करें, तो ज़्यादा प्रचलित प्लेटफॉर्म्स क्या हैं वहाँ? देखिए, जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए जो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ऐप्स दिए गए हैं, जैसे पीएम किसान के ऊपर है, मौसम की जानकारी के ऊपर है, आपके बीज और बीज से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस है, वो तो उनके रेगुलरली यूज़ हो ही रहे हैं। बट उसके अलावा जो, जैसा सर ने बताया, स्मार्टफोन के ऊपर सोशल मीडिया में कनेक्टिविटी में, कम्युनिकेशन में व्हाट्सएप का इस्तेमाल हो रहा है, सोशल मीडिया में फेसबुक का इस्तेमाल हो रहा है, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखे जाते हैं, यहाँ तक कि अब वहाँ भी OTT प्लेटफॉर्म्स के ऐप्स जो हैं वो उनके फ़ोन में दिखाई देते हैं। और पेमेंट्स में, डिजिटल पेमेंट्स के अंदर अगर हम बात करें तो UPI, भीम UPI, और रेगुलर उसमें देखा जाए तो M-आधार, इस तरह के ऐप्स हमेशा उनके यहाँ इस्तेमाल में देखे जाते हैं। जी जी बिल्कुल। कुणाल जी, अब आपके पास में आना चाहूँगी, क्योंकि कहते हैं ना कि किसान जो है जब सामने देखता है तो ज़्यादा समझता है। आप कितने भी ज्ञान देते रहे, लेकिन जब तक वो अपने गांव वाले को नहीं देखेगा कि वो कौन से बीज इस्तेमाल कर रहा है, उसकी फसल कैसी हुई, कैसे किस तरह के उर्वरक इस्तेमाल कर रहा है, और मुझे लगता है ये चीज़ यहाँ भी लागू होती है। तो इसीलिए विशेष तौर पर हमने आपको बुलाया है। आप बताइए आपके साथ क्या हुआ, क्योंकि अभी भी सोचते हैं कि ये जो धोखाधड़ी है या क्राइम है या इस तरह की जो गतिविधियाँ वो शहरों में हो रही हैं। आप अपना अनुभव साझा कीजिए। जी, ये शहरों में तो मतलब चलन में स्टार्टिंग में शहरों में तो हुई, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने भी स्टार्ट किया इंटरनेट पे बैंकिंग और पासवर्ड वगैरह ये सब चीज़ें करना, तो हमारे साथ भी अचानक ही बहुत बढ़ गया ये धोखाधड़ी। और इस तरह से स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरी मिसेज के पास में आया कि KYC करा लो। जी जी। और हम मना करने के बावजूद, मैंने, बच्चों ने, सबने मना किया कि नहीं नहीं ये हो सकता है फ्रॉड हो, लेकिन वो बात इस तरह से करते हैं कि हमें लगता है कि नहीं नहीं सही है बिल्कुल। और वो बात लगातार उनसे फ़ोन पे करती रही, और उनके वॉलेट में 3,000 रुपये थे, जिसमें से उन्होंने 2,500 रुपये निकाल लिए। अच्छा, ये हमें पता भी नहीं था कि कहाँ कंप्लेंट करें, क्या कहें। फिर उनको फ़ोन करते रहें तो वो फ़ोन निकाल के फेंक देते हैं, सिम वगैरह, या बात होती नहीं उस फ़ोन पे। तो
बस फिर बैठ जाते हैं घर पे कि कुछ नहीं है भाई, अब क्या करें, ये तो निकल गए पैसे। ऐसे ही और भी अब हम उसके बाद से हम तो बहुत सतर्क हुए, औरों को भी जैसे गांव में बताया कि भाई इस तरह से हो रहा है, ऐसे फ्रॉड हो जा रहे हैं। अभी जस्ट अभी कोई 1 महीना पहले मेरे पास काम करने वाली लेबर जो थी, उनके साथ क्या हुआ कि उनको फ़ोन आया वो कि हमें भाई बना लो, मैं अकेला हूँ, कोई है नहीं मेरे पास, मतलब मैं तो अनाथ हूँ। उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है। वो भी बेचारी 2-3 बहनें थी कि भाई भाई है, भाई मिल रहा है, भाई बना लिया। तो कह रहे कि एयरपोर्ट से सामान भेज रहा हूँ, उसको छुड़वा लेना। एयरपोर्ट से सामान भेज दिया, मीन्स फ्रॉड फ़ोन कर दिए और कहा कि अब इतने पैसे अकाउंट में डाल दो। उन्होंने फ़ोन मुझे किया, मैंने कहा कि कुछ मत करना, इसे ब्लॉक कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। तो उनको वीडियो डाल दी कि पुलिस आ रही है, अभी तुम्हें पकड़ के ले जाएगी। जी जी, इस तरह के फ्रॉड मीन्स बहुत उनको मेरा इतना हरास किया कि वो लिटरली डर गई बहुत बुरी तरह से, और मेरे पास घर पे आ गई पूरे कि भाई क्या करें, अब हमें तो पकड़ के ले जाएंगे, और ऐसे ऐसे वो कह रहे हैं कि इतने पैसे दो ना तो पुलिस में तुम्हें पकड़वा दें। जी जी, देखिए किस किस तरीके से ये रूप बदलते हैं, कैसे कैसे ये क्राइम्स बदल रहे हैं। विनीत जी, मुझे लगता है आप इस पर ज़्यादा प्रकाश डाल पाएंगे। और हमने पीछे देखा भी कि कितनी तेज़ी से इस तरह की कॉल्स आना, जिन्हें साइबर अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट, ऐसे ऐसे नामों से हम जान रहे हैं। और जैसे हमें कुणाल जी ने बताया कि यहाँ पे देखिए डेटा भी कहीं ना कहीं लीक हो रहा है। ये जो फ्रॉडी हैं, ये आपके सोशल मीडिया या व्हाट्सएप जिस भी आप प्लेटफॉर्म पर है, वहाँ से आपके डेटा भी ले रहे हैं। उन्हें ये भी पता है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आप किस चीज़ से ज़्यादा वल्नरेबल हैं। जी विनीत। इसमें जैसा कुणाल जी ने बताया कि फ़ोन आया, एयरपोर्ट से सामान भेज दिया है, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो सबके पीछे जो भी ये साइबर वर्ल्ड में ऑपरेट करते हैं जब हम, तो जितने भी पॉसिबिलिटी होती है लॉस होने की, नुकसान होने की, वो लालच और डर, इन दोनों चीज़ों के ही बिना पर होती है। तो हमको लालच नहीं करना चाहिए। अगर कुछ लग रहा है कि कोई ऑफ़र कर रहा है आपको घर बिठाए, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए जी। कुछ आसानी से कुछ भी नहीं मिलता। अगर ये इस बात को हम समझें कि आसानी से कुछ मिल रहा है, तो हम केयरफुल रहें, तो समस्या या आप प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। जी जी। और डर की जहाँ तक बात है, पुलिस का डर कि आपका पैकेज आया हुआ है, उसमें इलीगल सामान है, ड्रग्स हो सकता है, तो आपको ऐसे नहीं डरना है। फ़ोन पे अगर कोई डरा रहा है आपको, तो आप बिल्कुल अपनी बात को, आपको ऐसा कोई फ़ोन आता है तो आप थाने में जाएं, बगल के थाने में, और बताएं कि आपको ऐसे ऐसे फ़ोन आ रहा है, तो वो क्लैरिफाई कर देंगे कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने कुछ नहीं किया है। कोई पैकेज भेज रहा है तो वो उसकी जिम्मेदारी है। आपको कोई डरा रहा है कि आपके नाम का पैकेज है, या जैसे बार बार एक बड़ा फ्रीक्वेंटली ये इसमें डिजिटल अरेस्ट की एक टिपिकल क्राइम है जो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है दिल्ली में, और आई एम श्योर कि ये बाकी जगह भी है। तो इसमें एक डर पे ही चलता है ये क्राइम। पुलिस कभी भी किसी सिटीजन को, किसी भी नागरिक को फ़ोन पे अरेस्ट नहीं करती है। लेकिन इसमें क्या करते हैं जो क्रिमिनल्स हैं, डर दिखा के कि आपने पैसा इधर उधर किया है, आपने कोई पार्सल भेजा था उसमें ड्रग्स पकड़े गए हैं, आपका कोई पार्सल आ रहा है उसमें इलीगल सामान है, तो इस तरीके का डर दिखा के वो अपने आप को अलग अलग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का ऑफिसर बता के जी आपको डर डाल के ये कहते हैं कि आप अंडर अरेस्ट हैं। फिर आपको धीरे धीरे उनके पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है आपकी, तो आपको वो बताएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ये वाकई में ठीक है, सही है। लेकिन पुलिस ऐसे ऑपरेट नहीं करती। इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर कि पुलिस जब भी आपको पूछताछ करेगी तो इन पर्सन पूछताछ करेगी, आपको बुलाएगी एक फिक्स जगह पे, थाने में बुलाएगी या किसी यूनिट में बुलाएगी, और उसके बाद आपसे सारी बात करके आपका कोई कहीं पे कोई इन्वॉल्वमेंट है, तब जाके आप पे कार्रवाई की गुंजाइश है। फ़ोन पे तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने यहाँ पर बहुत साफ बताया कि किस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि जो सामने वाला है, जो दावा कर रहा है कि पुलिस है, कोई अधिकारी है, किसी डिपार्टमेंट से है, वो आप समझ सकते हैं। लेकिन कई बार इतनी जागरूकता नहीं होने की वजह से आप चंगुल में फंस जाते हैं। तो ऐसे में मैं पद्मा जी आपसे जानना चाहूँगी, क्या पंचायत स्तर पर
ठीक है, किसान कई बार पुलिस थाने तक जाने में घबराए या फिर सोचे कि मैं किससे बात करूं, तो क्या कोई ऐसा हम तंत्र बना सकते हैं या बना हुआ है जिसमें हम साइबर मित्र या ऐसे वॉलंटियर्स गांव के ही लोग हो सकते हैं जो थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं और वो अगर किसी को भी समस्या है तो उन्हें जागरूक करें या फिर उनकी सहायता करें कि आगे आप कैसे प्रोसीड कर सकते हैं? सरकार ने इस बारे में, जो जब भी किसी के साथ कोई साइबर क्राइम हो जाता है तो सरकार ने इसके लिए पूरी तरह से व्यवस्था की हुई है। एक तो है कि आप फ़ौरन जो है टोल फ्री नंबर है 1930, इसमें डायल करके अपनी जो भी आप रिपोर्ट है इमीडिएटली आप उसमें रजिस्टर करा दें और वो वॉइस रिकॉर्डेड होता है और उसका जो कार्यान्वयन है उसके बाद उस कॉल के साथ क्या हुआ वो पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका जो प्रोसेस है वो फॉलो किया जाता है। तो एक तो सबसे पहले आप 1934 टोल फ्री जो नंबर है इस पे डायल कीजिए और उसके बाद आप www.cybercrime.gov.in इस वाली वेबसाइट पे जाके जो कि गृह मंत्रालय इस वेबसाइट को चलाता है, इसमें आप जाकर अपनी एक विस्तृत जो रिपोर्ट है उसको विस्तृत रूप से आप लिखें और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें अपलोड करने हैं वो सब करके आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा सरकार ने ऐसे किया है कि जो इंटर्नशिप कर रहे होते हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, वो हम साइबर वॉरियर के तौर पे वो लोग फील्ड में काम करते हैं। तो आपको जो भी कुछ उनसे पूछना है, अगर आपको कोई भी गलतफहमी या कोई भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उन लोगों से पूछ सकते हैं जो साइबर वॉरियर्स होते हैं कि इसको ये कैसे करें, इस ऐप के में कैसे हम लोग लॉगिन करें और ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है किसी भी जो सुविधाएं हैं गवर्नमेंट की उसको अवेल करने के लिए, तो वो आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे और आपको पूरी तरह से बताएंगे। तो मैम ये इतना प्रचलित है जो साइबर मित्र की हम बात करें, वॉरियर्स की बात करें, तो क्या ये पंचायत स्तर पर ये अवेलेबल होते हैं, ये लोग ये कहाँ होते हैं? अगर किसी गांव जो हमारे दर्शक देख रहे हैं अगर वो संपर्क करना चाहते हैं तो क्या इसके लिए कोई वर्कशॉप, कोई कार्यशाला इस तरीके से आयोजित करने का भी प्रावधान है? कार्यशाला और वर्कशॉप तो आयोजित की ही जाती है थोड़े थोड़े समय पे, परंतु ये जो साइबर वॉरियर्स होते हैं या रक्षक होते हैं ये वहीं पर गांव के जो कुछ बच्चे होते हैं जो कि इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, इंजीनियरिंग या टेक्निकल एजुकेशन ले रहे होते हैं, तो उनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया होता है 2-3 महीने के लिए और उसके बाद वो चेंज भी होते रहते हैं। तो वो गांव के लोग ही होते हैं जो गांव के प्रशिक्षित लोग होते हैं जिनको डिजिटल डिवाइसेस यूज़ करना अच्छी तरीके से आता है, तो वो आपकी पूरी सहायता कर सकते हैं कि किस जो ग्रामीण ऐप है जो गवर्नमेंट ने जो आपकी सुविधाओं के लिए जो बनाया है उसको हम कैसे इस्तेमाल करें, कैसे हम प्रेडिक्शन, एग्रीकल्चर प्रेडिक्शन करने के लिए कि कौन सी फसल लगानी है और हमारा अभी जो इस तरह जो हमारा अभी सॉइल है, जो हमारी जो जितनी मिट्टी है उसका जो लैटिट्यूड और इस लैटिट्यूड और इस लॉन्गिट्यूड में उसमें किस तरीके की उसका नेचर है, वहाँ पर हम खाद किस तरीके का डाल सकते हैं और कितना पानी उसको चाहिए और कौन सी फसल उसमें लग सकती है। ये सारे वो जो ऐप्स हैं वो जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है उसको कैप्चर करके सेंसर के थ्रू वो आपको बताती है। तो ये जितने भी साइबर वॉरियर हैं जो भी गांव के लोग ही होते हैं, ये गांव के बच्चे होते हैं, तो ये जो हमारे किसान हैं उनको अच्छी तरह से बता सकते हैं, या जो भी ग्रामीण लोग हैं जैसे कि महिलाएं हो गई या फिर बुजुर्ग हो गए, तो जिनको इतना ज़्यादा डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो वो इनका ज़रूर मदद ले सकते हैं। वो गाँव के लोग ही होते हैं, ग्रामीण पंचायत ही इन्हें अपॉइंट करती है। जी 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 बिल्कुल। और अगर हमें युवा देख रहे हैं, गांव के दर्शक देख रहे हैं और आप भी ऐसे वॉरियर बनना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि वो इसके लिए संपर्क कर सकते हैं और आप मदद कीजिए अपने गांव वालों को, अपने गांव को पूरी तरीके से डिजिटली सुरक्षित कर दीजिए कि कोई फ्रॉड ना हो और आपका गांव पूरी तरीके से डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहे और साक्षरता धीरे धीरे इस क्षेत्र में बढ़ती रहे। फिलहाल यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो हम साइबर क्राइम या फ्रॉड्स की बात कर रहे हैं इनका गांव देहात में पैटर्न किस तरह का है। कई बार होता ये है कि जो शहर में जिसको लेकर लोग जागरूक हो जाते हैं फिर वो ठगी गांव में होने लगती है, तो वो पैटर्न कैसे धीरे धीरे बदलता है, कैसे ये अपने पैतरे बदलते हैं और उसी के साथ साथ हमें कैसे समझदारी दिखानी है, ये जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा,
थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अभी तो लंबा लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सच के साथ, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं साइबर ज्ञान की और गांव की, कैसे सावधान रहने की आवश्यकता है और ये साक्षरता शहर गांव सब में समान होनी चाहिए। बातचीत की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं और मैं विनीत जी आपके पास आना चाहूँगी। किस किस तरह के फ्रॉड्स हम पैटर्न की अगर हम बात करें, कुछ दिन ये होता है कि व्हाट्सएप से आपके पास मैसेज आ रहे हैं, फिर कभी होता है OTP काफ़ी ज़्यादा होने लगते हैं, फिर अभी हमने डिजिटल अरेस्ट की बात की, तो ये जो पैटर्न है ये किस किस तरीके से अपना रूप बदलते हैं और क्या ये भी उतने ही ज़्यादा जटिल होने लगते हैं कि समझने में समय लगता है, तब तक बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं? देखिए, ये मैंने पहले जैसा जिक्र किया था कि साइबर क्राइम के रूट में कहीं ना कहीं लालच और डर, इन दोनों चीज़ों का आधार होता है। तो लालच छोटा हो सकता है, लालच बड़ा भी हो सकता है, और डर आपको फंसाने का दिखाया जा सकता है। साइबर क्रिमिनल दूर दूर से ऑपरेट करते हैं, आपको फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे आपके पास कॉल आ रही है, अननोन नंबर से कॉल आ रही है, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आ रहा है। जैसे एक बड़ा टिपिकल एग्जांपल है कि आप वर्क फ्रॉम होम, आपको लगेगा आप घर में बैठे हुए हैं, आराम से आप पैसे कमा सकते हैं, आपको बड़े ल्योरिंग ऑफर्स दिए जाएंगे कि आप क्लिक करें, लाइक करें, आपको पैसे मिलेंगे। फ्री वाला पैकेज है, आपने 10 लाइक किया, 50 लाइक किए, 100 लाइक्स किए तो आपको 100 रुपये मिल गए। अच्छा, ऐसे भी होता है जी। तो आपको शुरू में क्या होगा कि पैसा मिल जाएगा, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, फिर वो आपको कहेंगे कि नहीं, आपको अगर बड़ा पैकेज लेना है, ज़्यादा पैसे कमाने हैं आपको, तो आप बड़ा पैकेज लीजिए, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, प्लस वो पैकेज खरीदना पड़ेगा। आपको 100 रुपया दे के 1000 रुपया, 1500 रुपये, 2000 रुपये तक ले ले। तो एक गांव में जो एक व्यक्ति है जिसकी इनकम बहुत कम है, अगर इस तरीके से उसके 2000 रुपये निकल जाते हैं और उसके बाद वो आपको रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा, तो आपका नुकसान काफ़ी हो जाता है। जी जी। तो इस तरीके का जो भी लालच है, ऐसे घर में एट द क्लिक ऑफ आप अपने थंब से लाइक कर रहे हैं और आपको आपके पैसे बन जाए, तो अगर कोई ऐसा ऑफर देता है तो आप दूर रहें इस बात से। तो एक तो ये तरीका हो गया जी। दूसरा तरीका हो गया कि आपके आइडेंटिटी का मिसयूज हो जाए। आपको अगर अब आजकल क्या है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटी हो गई है, इजीली एक्सेसिबल है, आपके ऐप बने हुए हैं, तो अब उसमें 2 तरीके से लोग ऑपरेट करते हैं। उनको पता है कि आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको वो अगेन व्हाट्सएप पे या दूसरे माध्यम से संपर्क करेंगे और बताएंगे कि हम आपको बहुत सारा रिटर्न दे सकते हैं। उस ग्रुप में ऐसे लोग होंगे जो कि अपना स्क्रीनशॉट डालते रहेंगे कि हमने इतना इतना पैसा कमा लिया। जी जी। आपसे वो पैसा ले लेंगे उसका। शुरू में आपका 5000 रुपया जमा कराया, वो एक फेक उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ होता है, जो आप फेक प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करके देख सकते हैं कि आपका 5000 रुपये एक वीक के बाद 7000 हो गया, 8000 हो गया। तो आपको लगेगा ये तो बहुत अच्छी डील है। तो इस तरीके से आपको ल्योर करते करते वो ज़्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट कराएंगे जी, और आप इस चक्कर में फंसते जाएंगे। धीरे धीरे आपको इतना यकीन हो जाएगा उन पे, तो जैसे हमने देखा है लाखों रुपए लोग अपना इन्वेस्ट करते हैं। फिर जब बारी आती है निकालने की, बिकॉज वो एवरीथिंग इज फेक। जिस प्लेटफॉर्म पे जिस
ऐप पे आप देख रहे हैं कि आपका पैसा बढ़ रहा है लगातार, वो कुछ नहीं बढ़ रहा, उसके पीछे कुछ है नहीं, उसके पीछे खाली फेक है। जी जी जी। तो जब आप निकालने की बात कहेंगे तब भी वो एक और तरीका लगाएंगे, वो कहेंगे आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिससे आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हो गए, तो कहेंगे 1 लाख रुपए आप टैक्स दीजिए या 2 लाख रुपए टैक्स दीजिए, तब आप 8 लाख रुपए निकाल पाएंगे। तो कई लोग 2 लाख रुपया और जमा कर देते हैं कि उनका 8 लाख वापस आ जाएगा और उनको तब भी काफ़ी फ़ायदा होगा। जी। तो इस तरीके से उनके साथ ये स्कैम हो जाता है। तो अगर कुछ बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, या कोई आपको बता रहा है कि आपका पैसा डबल हो जाएगा 1 साल में, 1 महीने में 20% 25% का फ़ायदा हो जाएगा, तो आपको इन बातों में बिल्कुल नहीं आना है। ये हर जगह की कहानी है, ये शहरों की नहीं है, गांव में भी लोग आजकल ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो सबको लगता है कि स्टॉक मार्केट बड़ा इजी तरीका है पैसे बनाने का, तो उसी बात का लालच देके फ्रॉडस्टर्स जो है फंसाते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो देखिए, लालच बुरी बला है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम गच्चा खा जाते हैं, इसी मूल मंत्र को भूल जाते हैं। और अगर ये आप जीवन में याद रखेंगे तो कभी भी आप किसी भी इस तरीके के फ्रॉड में नहीं फंसेंगे, ये निश्चित है। अब मैं आना चाहूँगी रक्षित जी आपके पास। हम क्या करें? मान लीजिए हमारे पास, हम लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आजकल जो आपके बटन वाले फ़ोन भी हैं उससे भी कई बार होता है कि मैसेज भेजिए तो आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी। हमें क्या करना चाहिए कि ये डिवाइस हमारे अप टू डेट रहें, सुरक्षित रहें? क्योंकि तकनीक बहुत तेज़ी से बदल रही है, उतनी ही तेज़ी से ये जो फ्रॉड करने वाले हैं ये अपने आप को तैयार कर लेते हैं, उतनी तेज़ी से अपने आप को साक्षर कर लेते हैं, मैं कहूँगी फ्रॉड करने के लिए। तो क्या करना चाहिए इन डिवाइसेस के साथ? देखिए, मैं एक जैसा विनीत जी बता रहे थे, मैं उसमें 2 बातें और ऐड करना चाहूँगा। जैसे 2 घटनाएं बिल्कुल सामने आई जिसमें ये लोग हमारी जो जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना है उसके तरीके के नकली मैसेजेस भेजते हैं। अच्छा देखिए, अंग्रेजी एक बड़ा अजीब सा है, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता है कि मैं rakshitTandon.com खोलूँ या rakshitTondon.com खोलूँ। मैं ए और ओ का फ़र्क नहीं देख पाता हूँ। हमारे यहाँ तकनीकी में इसको फिशिंग कहते हैं, लेकिन ये वही हो गया कि मछली फेंकी, कांटा फेंका और मछली फंस गई। तो ये लोग एक तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं नकली एसएमएस का। तो अब भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया, एक बहुत अच्छा उपाय किया है कि अब जो भी एसएमएस आपके पास आएंगे फ़ोन में, उनके आगे माइनस लगा के एक एडिशन होगा। जैसे अगर बैंक का सर्विस मैसेज है तो उसके बैंक का नाम -S सर्विस मैसेज, -T ट्रांजैक्शन मैसेज। अगर कोई भारत सरकार भेज रहा है, अच्छा, कोई और नहीं भेज सकता, ये नहीं भेज सकता। अच्छा। तो ये डीओटी ने, ट्राई ने ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। अब जैसे हमारे पास सरकारी मैसेज आता है, कोई भारत सरकार की तरफ से आ रहा है, तो उसमें -G आगे अटैच्ड होगा। तो इस तरह के अपराधों से बचा जा सकता है। जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं और विज्ञापन देखते हैं, उसमें एक नया मामला देखने में आया कि ये लोग नकली विज्ञापन डालते हैं जो उनकी सेवाओं की चीज़ है। जैसे एक ट्रैक्टर का विज्ञापन देखा है किसान भाई ने, और उसने उससे बात करी, वो व्हाट्सएप पे आया, बोले साहब मैं ये खरीदना चाहता हूँ। तो बोले बहुत अच्छी बात है। बोले कितने का है? बोले साहब मैं इतने पैसे का है, ये सेकेंड हैंड ट्रैक्टर मैं लेना चाहता हूँ आपसे। तो बोले देखिए, मैं आपको एक QR कोड भेज रहा हूँ, आप इस QR कोड पे मुझे पैसा जमा करिए, मैं आपको सामान भिजवा दूंगा। ये एडवांस तरीके का स्कैम है, मतलब आपको एडवांस ले लिया उसने, और जैसे ही आपने वो QR कोड स्कैन किया, पता लगा आपके 35,000 रुपये निकल गए। तो एक तो ये भी देखने में आ रहा है। अब आप बता रहे हैं कि बचना कैसे है और अपने डिवाइसेस। तो देखिए, सबसे पहले भारत सरकार हर हफ्ते, बल्कि मैं तो कहूँगा भारत सरकार की एडवाइजरी आती है, जिसमें ये साफ लिखा होता है कि जो आपका फ़ोन है उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि जो उसका सॉफ्टवेयर है जिससे वो चलता है, और जो आपने ऐप्स डाउनलोड किए हैं उन्हें हमेशा अपडेटेड रखें। अब ये अपडेट का मतलब ये होता है कि जो उसके दरवाजों में छेद हैं उन छेद को भर दिया जाए, जिससे कोई चोर उसमें घुस ना सके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा, आप लोग जो ऐप इंस्टॉल करते हैं, बिना सोचे समझे कोई इंस्टॉल ना करें। आजकल नकली अधिकारी बनके वो आपको मैसेज देता है या कॉल करता है कि साहब आपकी आज बिजली कट जाएगी, और वो परेशान हो जाता है। वो कहता है मेरा सारा काम बिजली से चल रहा है, अगर मेरी बिजली कट गई। और जैसा आपने शुरू में कहा कि वो अपराधी इतने शातिर हैं कि उन पे आपका सारा निजी डेटा ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो वो अजनबी कॉल नहीं लगती है। बोले किसान भाई रक्षित बोल रहे हैं? बोले हाँ। आपने आखिरी बिल इतने रुपए का जमा किया था? बोले हाँ किया था। बोले आपका ये बकाया है, आज रात तक 24 घंटे में कट जाएगी, हमने आपको बिजली का वो भेजा है, ऐप जल्दी से डाउनलोड करें और उसे जमा करें। वो एक APK नाम की फाइल होती है। अब उस भाई ने जैसे ही क्लिक करा, उसके फोन के सारे OTP और सारे बैंक के एप्स जो भी उसके फोन में थे,
जो आजकल वॉलेट्स हैं वो सब चोरी हो गए। मतलब वो दूसरा व्यक्ति भी उसे देख सकता है, वो पूरा देख सकता है। तो अभी तो हम कहते थे कि ओटीपी बताओ, अब वो पूछ नहीं रहा है। उस नकली ऐप, इसको हमारे यहाँ मेलवेयर नाम दिया जाता है, एक तरह का वायरस है ये। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा अपने भाइयों से कि ऐसे किसी APK फाइल को क्लिक ना करें, सिर्फ शक्ल और नंबर देख के किसी पे विश्वास ना करें। आजकल इस तरह के बहुत सारे अटैक हो रहे हैं। तो अगर आपका फ़ोन अपडेटेड है, आप कोई अनजान ऐप डाउनलोड ना करें। और एक आखिरी चीज़, लिंक, ये लोग लिंक के थ्रू भी भेज सकते हैं। और वो लिंक, जैसा विनीत सर बता रहे थे कि लालच और डर, एक ऑटोमेटेड कॉल आती है। हम टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बोल रहे हैं, आपका नंबर आपराधिक गतिविधियों में पाया गया है। बचने के लिए 1 या 2, नहीं तो आपका सिम 24 घंटे में बंद हो जाएगा। अब ये चीज़ें डर पैदा करती हैं। वो सोचता है कि यार मेरा नंबर बंद हो गया तो मैं अपना आगे का काम कैसे करूंगा। और वो जैसे ही ये 1 या 2 दबाते हैं और वो लिंक भेजते हैं, और उसके बाद इनका जो अटैक है, जो इनके हैकिंग है, वो स्टार्ट हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचना है। बिल्कुल। कुणाल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। अब ये बताएं, हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की, लेकिन क्योंकि आप तो किसानों से जुड़े रहते हैं, गांव में रहते हैं, क्या होता है, मतलब कितने वल्नरेबल होते हैं किसान की लॉटरी मिल जाएगी। फ्री रिचार्ज मैंने सुना बहुत पॉपुलर है कि मैसेज आएगा कि ये करो तो आपको फ्री रिचार्ज मिल जाएगा मोबाइल में, और वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लुभाने वाला एक मैसेज होता है जो किसान कर भी लेते हैं। तो आप बताएं, कैसा, किस तरह की चीज़ें आप ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं? जी, इतना अधिक जैसे जैसे इंटरनेट और इन सब पे, खैर अभी हमें पता भी चलने लगा है कि इस तरह के फ्रॉड होने लगे हैं। लिंक वाले फ्रॉड हमें पता ही नहीं थे, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि शहरों में पहले आते हैं, फिर गांव में पता चलता है कि हाँ ऐसा भी कोई फ्रॉड है कि लिंक करेंगे तो हमारा पूरा ही डाटा चला जाएगा। अब हम भी डरने लगे, लिंक पे क्लिक कर दिया किसी पे तो डाटा चला जाएगा। अभी सर ने एक और बताया कि वो पूरा ही एक कोई ऐप ही भेजते हैं, उस पर अगर हमने क्लिक कर दिया, जैसे टाटा पावर वाली या गैस कनेक्शन की या किसी हमें बिल भरना है, तो हम सोचते हैं भाई बिल भरना है तो बिल भरने के लिए तो ऐप तो लोड करनी पड़ेगी। वो कहेंगे ऐप भेज रहे हैं, आप क्लिक कर दो, पता चलेगा पैसे, सारा ही डाटा चोरी हो गया। तो इस तरह का अभी हमें थोड़ा सा अवेयरनेस कम है, नहीं जानते हैं सब लोग। कुछ लोग, जैसे मैडम ने कहा कि जो बच्चे IIT या कुछ पढ़े हुए बच्चे हैं वही लोग जानते हैं, ज़्यादातर गांव की महिलाएं, बुजुर्ग वो बहुत कम जानते हैं। और इसमें फ्रॉड होने के चांस गांव में काफ़ी मतलब हैं, बहुत होते हैं। जैसे जो वो प्रैक्टिस शहरों में पहले हो जाती है, वो फिर गांव में अप्लाई होनी शुरू हो जाती है। पद्मा जी, एक चीज़ हम ये भी देखते हैं कि हमारी सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो ऐप्स हैं, पोर्टल्स हैं, उन्हें ऐसा बनाया जाए जो कि हर व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं, क्योंकि अब मोबाइल तो हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका इंटरफेस ऐसा हो, उसका कंटेंट ऐसा हो कि वो जो गांव और शहर का गैप है वो ना प्रतीत हो। जितनी सुगमता से एक शहर का व्यक्ति किसी ऐप को या किसी सर्विस को इस्तेमाल कर सकता है, उतनी ही सुगमता से एक गाँव का जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं भी है वो भी कर सके। तो क्या ये भी एक फोकस पॉइंट रहता है? नहीं, जो आपने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, और ये एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम एज़ पर जो हमारा सर्वे हुआ था, इकोनॉमिक सर्वे, और जो डेटा उसमें आया, तो जो भारत है, यहाँ के जो लोग हैं 65% यहाँ पर हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो जो हमारा मोबाइल इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। हम सभी कुछ अपना मोबाइल के थ्रू ही करना चाहते हैं। हम उसके लैपटॉप का कम इस्तेमाल करते हैं, और हम जो है, जो स्क्रीन है, हमारी जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, और या जो हमारे कहते हैं दूसरे और हार्डवेयर हैं, उनको हम इतना इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग एज भारतीय जो हैं वो मोबाइल में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मतलब ईजी तरीके से उसको हम करना चाहते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए जो सरकार है उसने बहुत सारे ऐप्स बनाए हैं जो कि मोबाइल फ्रेंडली हैं, और जिसका इंटरफेस जो है सिटीजन्स और ग्रामीण जो हमारे जो वासी हैं उनके साथ हो सकता है बहुत ही आसान तरीके से। बहुत ही नेविगेबल ऐप्स हैं, और हम उसको बहुत ही आसान तरीके से जा सकते हैं। लॉगिन करके उसमें जो भी उपलब्ध जो गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कर सकते हैं। तो ये सब सुविधाएं तो हैं, परंतु ये ध्यान रखना होता है कि हम अपने मोबाइल का, जैसे दूसरे अभी स्पीकर जो पैनल डिस्कशन में है उन्होंने बोला कि हमें अपने मोबाइल को अपडेट करना पड़ेगा, सारे ऐप्स को हमें सॉफ्टवेयर से अपडेट करना पड़ेगा, ताकि जो वायरस हैं, जब वो सरकार के जो ऐप है
या वेबसाइट है उससे जुड़ते हैं तो उनके जो मोबाइल के वायरस या जो भी उसके अंदर जो है वायरस है और तो वो ट्रांसफ़र ना हो जाए और वो वहाँ पर कोई वल्नरेबल पॉइंट क्रिएट ना हो जाए जिसका कि दूसरे जो बैड एलिमेंट्स हैं वो उसका फ़ायदा उठा सकें। तो जो सभी मोबाइल बेस्ड ऐप्स हैं और अगर मोबाइल बेस्ड ऐप्स अगर आप यूज़ नहीं कर सकते तो बहुत सारी सुविधाएं केंद्र हैं, कॉमन सेंटर्स हैं, जो सर्विस सेंटर हैं जिनको हम CSS बोलते हैं, वो हर एक किलोमीटर की दूरी में सरकार ने उनको स्थित किया हुआ है। तो आप वहाँ जाके वहाँ पर उन सुविधाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा उनकी सुविधाओं को ध्यान में रख के ही बनाई गई हैं। जी जी बिल्कुल। तो देखिए लाभ पूरा आप तक पहुँचे, लेकिन ये लाभ तक ही सीमित रहे, किसी तरह का आपका नुकसान ना हो, ये प्रयास लगातार सरकार कर रही है और रक्षित टंडन जी जैसे जो जानकार हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, उन्हें अवेयर कर रहे हैं। कुणाल जी अब खुद एक केस स्टडी है जो कि बता रहे हैं कि कैसे उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और अब लोगों को भी वो जागरूक कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ये भी जानेंगे कि क्या ये क्राइम सिर्फ फाइनेंशियल है, क्या सिर्फ क्राइम यहीं तक सीमित है कि आपके वॉलेट में जो मोबाइल वॉलेट है उससे पैसे निकल गए, आपके अकाउंट से पैसे निकल गए, लेकिन ये क्राइम और भी गंभीर रूप लेते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से जो आपका डेटा पहुंचता है या फिर आप ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जो कि कई तरह से आपको फंसा सकते हैं। महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं की सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा, ये कितनी महत्वपूर्ण है, उन्हें कितना सजग रहना चाहिए इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए, चाहे गाँव हो या शहर। फिलहाल इस छोटे से ब्रेक के बाद इस पर भी आएंगे। कितने टाइम रहते हैं? जब तपती है धरती, सूरज उगलता है, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ DD किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल नहीं आए। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सच के साथ, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं साइबर ज्ञान और किसान की, कैसे हमारे किसान, हमारे ग्रामीण सुरक्षित रहें, सजग रहें और ध्यान रखें कि वो किसी भी तरह के फ्रॉड का शिकार ना बने। आइए बातचीत की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं और विनीत जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी तक हमने बात की कि कैसे कैसे आपके अकाउंट से पैसे निकल सकते हैं, आपने कोई ऐप ओपन की, वो आपका पूरा डेटा चोरी कर सकता है, लेकिन हम एक चीज़ ये भी जान रहे हैं कि सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर हो रहा है और गांव है, देहात है, छोटे शहर है, सब जगह लोग, किसान भी, अब चाहे वो फेसबुक है या ऐसे और जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर रहते हैं, लेकिन इसी के साथ ही यहाँ से भी एक मार्ग मिल जाता है क्राइम करने का। वो उसके बारे में चाहूँगी थोड़ा बताएं कि कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर। नहीं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हम फेसबुक भी यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, उसमें रील बनाते हैं, रील देखते हैं, रील फॉरवर्ड करते हैं, यूट्यूब के वीडियोस भी फॉरवर्ड करते हैं, प्लस हम साथ में हमारे फ़ोन में कैमरा भी होता है, तो हम शूट भी करते हैं। तो जब आपका फ़ोन हैक होता है, रक्षित जी बताएंगे कि किस तरीके से फ़ोन हैक होता है। तो जब आपका फ़ोन हैक होता है तो आपका कंप्लीट डेटा, आपकी गैलरी, आपके मैसेजेस,
वो एक्सेस जो है वो कोई शातिर आदमी है तो वो ले सकता है। और आपके जो आपकी गैलरी में जो आपके पर्सनल फोटोग्राफ्स हैं या वीडियो है उसका मिसयूज़ कर सकता है। एंड ये चीज़ें सेल भी होती है अलग अलग जगह पे अपलोड होती है व्यूअरशिप के लिए और सेल भी होती है। इट्स अ फैक्ट। तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप कोई ऐसा ऐप नहीं लोड कर लें जो कि एक्सेस आपके फ़ोन का किसी और को दे दे। ये जो .apk फाइल एक APK फाइल के नाम से आती है, RTO.apk इस तरीके की फाइल आएगी। water.apk आपको लगेगा कि ये वाटर कंपनी की तरफ से है। जैसे ही आप उसको लोड करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि थर्ड पार्टी ऐप से मतलब है यहाँ कि जो गूगल का जो प्ले स्टोर है उसमें जो ऐप्स होती है वो लार्जली वेरीफाइड होती है, तो उससे खतरा जो है रिस्क कम होता है। लेकिन अगर आपको कोई लिंक भेज रहा है, आपको कोई कह रहा है कि आप इस लिंक के थ्रू ये ऐप डाउनलोड कीजिए, तब आपके दिमाग में खतरे की घंटी बिल्कुल बजना शुरू हो जानी चाहिए। आप किसी भी सूरत में किसी भी इन्फ्लुएंस के अंदर आप उसको डाउनलोड नहीं करें। जी। जैसे ही आपने डाउनलोड किया आपका डेटा चोरी हो सकता है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आपके इवन फोन से कंट्रोल लेके वो मैसेज भी भेज सकता है जी, वो क्राइम भी हो सकता है। जी विनीत जी, मैं यही जानना चाहूँगी कि ये जो क्राइम है, पैसा चलो फाइनेंशियल फ्रॉड तो है, लेकिन आप उन क्राइम्स का एक माध्यम भी बन सकते हैं। वो आपका जो डेटा चोरी होता है या फिर आपने मान लीजिए किसी के कहने पर कोई मोबाइल फ़ोन ले लिया, मतलब कोई सिम ले लिया या फिर कोई अकाउंट खुलवा लिया, ये भी मैं चाहूँगी थोड़ा बताएं। आजकल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आजकल लोग करोड़ ऑफ रुपीस लूज़ कर रहे हैं। तब होता क्या है, पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है और आगे से आगे मल्टीपल अकाउंट्स में चला जाता है और इस तरीके से पैसा फ्रॉडस्टर्स के पास पहुंचता है। तो इसमें इस्तेमाल होता है दो चीज़ों का। एक तो ये फेक सिम, फेक इन द सेंस कि आपके नाम पे सिम ले लिया, आपको पता ही नहीं है, मल्टीपल सिम्स इशू आपके नाम पे इशूड है और उसका यूज हो रहा है क्राइम में। साथ में क्या होता है कि खासकर जो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है उसको ये अप्रोच करते हैं साइबर क्रिमिनल्स और कहते हैं कि आप अपना अकाउंट खोलिए। उनसे अकाउंट खुलवाते हैं, मतलब बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और वो करंट अकाउंट होता है, सेविंग्स अकाउंट नहीं होता। करंट अकाउंट खुलवाते हैं, किसी शॉप के बाहर की फ़ोटो खिंचवा देंगे, कोई वो बोर्ड लगा के फ़ोटो खिंचवा देंगे कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जबकि वो आदमी 10,000 रुपये कमाता होगा महीने के। उसका अकाउंट अंगूठा लगा देते हैं, उसका अकाउंट खोल दिया और फिर फ्रॉड वैसे अकाउंट्स को वो रेडी रखते हैं। साथ में उसमें ट्रांजैक्शन करने के लिए उसके सिम का एक्सेस भी ले लेते हैं, उससे सिम भी ले लेते हैं उसका, कि उस अकाउंट में एक पर्टिकुलर सिम मोबाइल नंबर डालो ताकि जब ट्रांजैक्शन के टाइम में जब OTP आएगा तो उसका फंड ट्रांसफ़र के लिए आगे इस्तेमाल किया जा सके। तो ये जो लालच, ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि उसको ये बताया जाता है कि आपके अकाउंट में 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख ऐसा कुछ अमाउंट आएगा और आपको कुछ पैसा इसका मिल जाएगा, 10,000, 15,000। तो उस 10-15,000 रुपए के लालच के चक्कर में हमने ये देखा है कि बहुत लोग इस टाइप का अकाउंट खोल के फंस जाते हैं और वो लायबल है। क्राइम, अगर वो इन्होंने अकाउंट खोला और उनके अकाउंट का मिसयूज होता है इस तरीके से फ्रॉड के लिए, तो वो इक्वली लायबल है, उनको भी पुलिस पकड़ती है, फिर वो अरेस्ट होते हैं। जी। तो ऐसी चीज़ से बिल्कुल परहेज रखें। बिल्कुल। रक्षित जी, अब सोशल मीडिया पर क्योंकि हम आए हैं, तो किस किस तरह से सोशल मीडिया पर हम फंस सकते हैं? कई बार मैंने ये भी देखा कि पैसे रुपए की तो बात छोड़ दीजिए, कई गंभीर क्राइम्स भी हो जाते हैं। कोई अननोन व्यक्ति से आप चैट करने लगते हैं, फ़ोटो वीडियो साझा होने लगती हैं। ये कितना ख़तरनाक हो सकता है? क्योंकि हमारे गांव की जो बच्चियां हैं, जो युवा हैं, अब बहुत आसानी से आपके पास इंटरनेट है, बहुत आसानी से फ़ोन मिल रहा है सबको, स्कूल के बच्चों तक फ़ोन पहुंच रहा है, गांव तक पहुंच रहा है। तो ये इसके बारे में मैं चाहती हूँ थोड़ा बताएं कि किस मैग्नीट्यूड के क्राइम हो जाते हैं। देखिए, सोशल मीडिया में युवा पीढ़ी का, बच्चों का अपना रुझान है और उसके साथ साथ बड़ों का भी है। तो 2-3 अपराध हैं। जैसे सबसे पहले देखा जाए तो आजकल एक हनी ट्रैप कहते हैं, उसमें एक महिला रूपी आईडी जो है वो आपसे कनेक्ट करती है, आपको कहती है, बातें करती है, बहुत लुभावनी बातें करती है, उसकी तस्वीर बहुत अट्रैक्टिव होती है, आकर्षक होती है और वो एकदम से वीडियो कॉल करती है और उस वीडियो कॉल के अंदर नग्नता होती है एक तरफ, उस तरफ से, और वो कॉल को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उसके बाद जो आदमी जिसने वो कॉल उठाई उसकी वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑलरेडी बना चुके होते हैं
और लिंक द्वारा उनके कॉन्टैक्ट, जिनको हम अपनी फ़ोन बुक कहते हैं, वो हासिल कर चुके होते हैं और फिर उनका ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू होता है, जिसमें देखा है कि कई लोग अपनी सोशल रेपुटेशन और इमेज को बचाने के लिए और अपने परिवार की उसको बचाने के लिए इन लोगों को पैसा दे देते हैं। बच्चों में देखा जाए तो कई बार बड़े गंभीर अपराध हुए हैं जिसमें बच्चों से दोस्ती करी, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अच्छा, बच्चों में भी एक रुझान होता है फ़ोटो खींचना, उस पर अच्छे कमेंट डालो तो उन्हें अंदर से अच्छा लगता है कि देखो मुझे कोई खूबसूरत कह रहा है, मुझे कोई बार बार अच्छी बातें कर रहा है। जहाँ उनकी बातचीत शुरू होती है, हमने यहाँ तक के अपराध देखे हैं जहाँ पे उन बच्चों को बहला फुसला के कि आप आइए, हम आपको बहुत अच्छी नौकरी दिलाएंगे, आप कहाँ गाँव में फंसे हुए हैं, उनको बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाते हैं ऑनलाइन, और उसके बाद पता चलता है कि उस बच्चे के साथ कोई गंभीर अपराध हो गया। जी जी। तो ये भी बच्चों में भी और युवा पीढ़ी में गेम्स, अब ये ज़्यादातर इन लोगों के पास इतने डिवाइसेस तो नहीं होते हैं कि परिवार में 4 जन हैं तो चारों के पास अपना फ़ोन है, तो ज़्यादातर माता और पिता का फ़ोन ही जो है वो शेयर्ड होता है। और आजकल बच्चों को गेम्स का रुझान बहुत है, और गेम में भी कहते हैं पैसे कमाइए। हाँ, और गेम्स में वो आपको एक ऐसा लालच दे दे कि आपको अगर पहले पड़ाव से दूसरे पड़ाव पे जाना है तो आपको कुछ डायमंड्स और पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। जी। और वो उस पर जब वो क्लिक करते हैं तो वहाँ वो शिकार होते चले जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता है कि जो पिताजी के फ़ोन में वॉलेट पड़ा हुआ है उससे पैसे छोटे छोटे करके कट रहे हैं, और वो जब पता चलता है जब एक बहुत बड़ा अमाउंट चला जाता है। ऐसे कई मामले आए हैं। तो ये मैं इन माता पिताओं को कहना चाहता हूँ कि इस बात का ध्यान रखें कि बच्चा कौन सा गेम डाउनलोड कर रहा है, उस गेम पे जो उम्र लिखी गई है वो उसके लिए ठीक है या नहीं है। और अगर आप अपना ऐसा फ़ोन दे रहे हैं, पहली बात तो देना जिस फ़ोन में पेमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपके फ़ोन में है, जैसे यूपीआई है बैंक्स के, या भीम यूपीआई है, या आपके बैंकिंग ऐप्स हैं, वो फ़ोन नादान मासूम बच्चों को ना दें, क्योंकि आजकल ये बड़े विज्ञापन वगैरह आते हैं कि ये खेलो, इसमें इतना जीतो, और वो हल्के हल्के उस लालच में आ जाते हैं और पता चलता है कि माता पिताजी का बहुत बड़ा पैसा। सर, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, कई बार तो मैंने खुद देखा है ऐसे केसेस कि उन ऐसे वीडियोस होते हैं जो बच्चे रील्स देखते हैं, शॉर्ट देते हैं कि अगर आपने इसको लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी माता की मृत्यु हो जाएगी, आपके पिता की मृत्यु हो जाएगी, और बच्चे इतने भोले होते कि वो कर देते हैं ऐसा। हाँ, ये भी होता है, और डराते भी हैं। और पीछे तो कुछ ऐसे गेम भी आए थे जिसने बच्चों को मजबूर कर दिया आत्महत्या करने पे। तो ये तो एक अलग ही एक समस्या बनती चली जा रही है बच्चों में। तो हाँ, डिसिप्लिन, मतलब एक डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, बच्चों में जागरूकता होनी ज़रूरी है कि आप किससे दोस्ती कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन पे आदमी दिखाई नहीं देता है, सिर्फ एक आईडी दिखाई देती है और तस्वीर दिखाई देती है, उसके पीछे कौन बैठा है, उसकी क्या मंशा है, दिखाई नहीं देता है। और बच्चों में खासतौर से हमारे रूरल एरियाज़ में बच्चों में भोलापन है, वो अभी इन चीज़ों से नहीं, बिल्कुल उनको जानकारी नहीं है कि किस तरह से सोशल मीडिया ये काम कर रहा है। तो सोशल मीडिया के ये 2-3 जो आयाम हैं, दोस्ती करना, फ़ोटो शेयर करना, निजी फ़ोटोज़, अब आप देखिए हम ये भूल रहे हैं कि अब हमारे फ़ोन में कोई मेमोरी डिवाइस नहीं है जी। हमारी मेमोरीज तो वो आप जीबीज़ में बोलते हैं, 16 GB का फ़ोन है, आपका डाटा जो है फ़ोन का वो आपके क्लाउड में जाता है, जिसको हम एक ऑनलाइन पेन ड्राइव भी कह सकते हैं। तो गूगल के जो फ़ोन होते हैं जिन्हें एंड्रॉयड कहते हैं उन्हें गूगल ड्राइव बोलते हैं, और जो एप्पल वाले फ़ोन आते हैं उनको आई क्लाउड बोलते हैं। और ये दोनों क्लाउड जो हैं आपके सारे फ़ोन के डेटा को रखते हैं, और उसकी चाबी आपकी मेल आईडी और पासवर्ड होता है जी जी। और अगर आपका पासवर्ड कोई बदमाश चुरा ले तो आपके फ़ोन का सारा निजी डेटा जो है, तस्वीरें और ये सब उसके पास, फ़ोन बुक सब चला जाता है। तो उसको सुरक्षित रखना आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डाटा जिस तरह से चोरी हो रहा है और ब्रीच हो रहा है, इन अपराधियों को आपके पासवर्ड्स और निजी डेटा पता होते हैं। पद्मा जी, अब मैं ये तो बात हुई कि हम अपने स्तर पर कैसे सावधानी बरतें, हम किसानों को बता रहे कि आप क्या करें और क्या ना करें, लेकिन जब हम सरकार की भूमिका की और एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका की बात करते हैं तो क्या हम उस स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर पाए हैं, क्या उस स्तर की रणनीति बना पाए हैं कि हम इस तरह के अपराधों को रोक सकें, इन पर कैप लगा सकें? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो भारत सरकार का है, ये एक बहुत ही शुरू से ही इस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा है सरकार का, और सारी जितने भी हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो हमारे ग्रामीण जो हमारे हैं, उनको सबको ये सरकार ने सुनिश्चित करना है कि उनको जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं, उनकी स्कीम्स और प्रोग्राम्स, वो सारी सुविधाएं उनको इस डिजिटल जो माध्यम है इसके माध्यम से उनको मिले। तो इसलिए इन्होंने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, और जिसकी तारीफ
वर्ल्ड वाइड भी हुई है। पहले तो हमारा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके दो क्षेत्र हैं। पहला तो आइडेंटिटी क्रिएट हुई है आधार के तौर पे। आज हमारा जो आधार है वो हमारे जितनी भी हमारी जो आइडेंटिटी है उसके साथ वो जुड़ चुका है और वो UIDAI में वो सुरक्षित है, डेटाबेस में वो सुरक्षित है। तो और दूसरा है कि हमारा जो पेमेंट सिस्टम है UPI जिसको हम बोलते हैं कि जो बैंक सारे बैंक्स हैं वो इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म में जुड़ चुके हैं। तो जिसके माध्यम से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी जो इतनी 1.4 बिलियन की आबादी है, इसका जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किया गया है ये अपने आप में ही बहुत सराहनीय है और इसकी जो प्रशंसा है वो बहुत पूरे वर्ल्ड में हुई है। और जहाँ तक हार्डवेयर क्रिएट करने का जहाँ क्वेश्चन है, हमारे ग्राम पंचायत तक गवर्नमेंट ने फाइबर ऑप्टिकल केबल ऑलरेडी ही लगा दिए हैं और ग्राम पंचायत के बाद अगर हमें जैसे इस कमरे में अगर हमें कुछ उपकरण चलाने हैं, डिजिटल उपकरण चलाने हैं, तो उसका हम वाईफाई के द्वारा भी प्रयोग कर सकते हैं और वायर लाइन के द्वारा भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल है और गवर्नमेंट ने इसको पूरा अपने ही खर्चे पे इसको सुनिश्चित कराया है। तो हम लोग इसको कर सकते हैं, परंतु हमारी ये ही कोशिश रहनी चाहिए कि जो भी हम करें पूरे अवेयरनेस के साथ करें। क्योंकि हमारे अभी आपने सोशल मीडिया की बात की, तो सोशल मीडिया में बहुत जब हमारे किसान जो हैं उसको जब देखते हैं सोशल मीडिया से हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है और डिसइन्फॉर्मेशन है। और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हमेशा हम क्रिटिकल होकर उस चीज़ को देखें और हम पहली बार में ही उसको एक्सेप्ट ना कर लें, पर हम थोड़ा सा क्रिटिकल तरीके से उसको उपयोग में अपने लाएं। बिल्कुल। अब क्योंकि समय ख़त्म हो रहा है तो मैं बहुत जल्दी से एक सुझाव मैं चाहूँगी। कुणाल जी, आपसे मैं शुरुआत करती हूँ। एक सुझाव जो आप अपने किसान भाइयों को देना चाहेंगे कम शब्दों में। किसी भी लिंक को क्लिक ना करें, उसकी जानकारी पूरी तरह से लें और अगर कोई फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत उसका 1930 पर कॉल करें और अपने बैंक में भी जाके उसकी सूचना। रक्षित जी, आपके जितने भी खाते हैं, आप अपनी ईमेल बनाते हैं, आप अपना सोशल मीडिया बनाते हैं, उसमें सेटिंग्स में एक दोहरी सुरक्षा होती है, डबल सुरक्षा, उसको 2 स्टेप वेरिफिकेशन नाम दिया जाता है। 2 ताले लगा दीजिए आप अपने खातों पे, आपका पासवर्ड चोरी भी हो जाए तो भी आप सुरक्षित रहेंगे। विनीत जी, लालच मत कीजिए, डरिए मत, वेरीफाई कीजिए और पुलिस पर भरोसा कीजिए। यस, और साथ में अगर OTP शेयर मत कीजिए। 4 बातें ये हो गई। कभी भी आप किसी भी सूरत में अपना OTP किसी के साथ शेयर ना करें, लालच ना करें, डरे नहीं, वेरीफाई करें। और अगर क्राइम हो जाए, आपके साथ कोई हादसा हो जाए, तो आप तुरंत 1930 पे विदाउट डिले आप रिपोर्टिंग कीजिए। ये 24 आवर हेल्पलाइन चलती है जी, तो आपको जरूर इसका फायदा होगा। पद्मा जी, हाँ, जो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किया है, फाइबर ऑप्टिकल केबल और जो बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं और जो वाईफाई PM वाणी के तौर पे हैं, उसके बारे में आप अवेयरनेस अपनी बढ़ाइए। गवर्नमेंट आपके डोर स्टेप पे आ चुकी है, सारी सुविधाएं आपके डोर स्टेप्स पे हैं, बस आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है और उसको अवेल करना है अपने घर में बैठे हुए। बिल्कुल। तो देखिए, ये पूरा हमारा पैक्ड शो था जिसमें हमने तमाम आयामों को कवर किया है और अंत में जो बात निकल कर आई है कि आप अपने स्तर पर सावधान रहें, और लेकिन भगवान न करे अगर कुछ ऐसा होता है तो सिस्टम पर भरोसा करें। कई बार हम सोचते हैं कि अब ये गए पैसे अब तो नहीं आएंगे, ऐसा नहीं। अगर समय रहते तुरंत आप 1930 आप इसे याद कर लें, इस पर आप कॉल करते हैं तो कई फ्रॉड से और बच सकते हैं, वो पैसा वापस आ सकता है। हमारा जो सिस्टम है वो इतना मजबूत है। तो मैं पूरी उम्मीद है कि कुणाल जी आपके साथ ऐसा हो गया, लेकिन आगे जो हमारे जो किसान देख रहे हैं उनके साथ ऐसा नहीं होगा। और इस कार्यक्रम को आप दूसरे अपने दर्शकों, अपने किसानों को भी देखने के लिए प्रोत्साहित करें। हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी अवेलेबल रहेगा। इसी के साथ ही यहीं हम आपसे इजाज़त लेंगे। सच के साथ में एक सच हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया और ये सच बहुत काम का सच है। ये आपके धन को बचा सकता है, आपकी मन की शांति को बचा सकता है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। देसी रसोई से, देश की रसोई से कुछ ऐसा बनाना है, दुनिया को दिखाना है। देसी अपना स्वैग है, देसी अपना स्वाद है, देसीपन का छौंक है, देसी अपना राग है। देखिए देसी रसोई से।
सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।